तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पवन के कार्य तथा उससे उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि नदियों से कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, उसके बाद पढ़े थे हिम नदी से कौन कौन सी आकृति बनती है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पवन के कार्य तथा उससे उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। पवन का काम क्या है, तो शुष्क स्थलाकृतियाँ और पवन निर्मित वायु निर्मित स्थलाकृतियाँ, दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ हम इसमें पढ़ेंगे। संसार का करीब 30% भाग शुष्क एरिया है, याद रखेंगे हम लोग कि, और जिसे मरुस्थलीय कहा जाता है, तथा पृथ्वी के कुल स्थल मान 29% का 30% भाग मरुस्थल है। इतना याद में रखेंगे। पूरे संसार में यदि हम मैदानी हिस्से की बात करेंगे तो उन मैदानी हिस्सों में से 30% भाग जो है वो क्या है जी, शुष्क एरिया है। छोड़ो न रही एसिड को हटा, मैं एरिया बोल रहा हूँ तो एसिड बोले जा रही है। जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। हाँ, शुष्क क्षेत्र हो गया ये, माने जो क्षेत्र बिल्कुल सूखा हुआ हो वहाँ क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाता है। और अगर पृथ्वी के कुल स्थल की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर स्थल कितना है 29% और जल कितना है 71%। इस 29% के हिस्से में 30% भाग मरुस्थल, माने 29 को 100% मान लिया जाए तो उसका 30% मरुस्थल है। स्थलाकृतियों के निर्माण में पवन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके द्वारा मरुस्थलीय प्रदेशों में स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, अतः ऐसे स्थलाकृति को वायु निर्मित स्थलाकृति कही जाती है। दरअसल जहाँ मरुस्थल होते हैं वहाँ वायु जब चलता है तो उस मरुस्थल के कण को, माने रेत को वो हवा उड़ा कर ले जाता है और दूसरी जगह जमा कर देता है। तो कई प्रकार की आकृतियाँ उसमें बनती है। जिसे कहता है कि मरुस्थल को संसार के ऐसे प्रदेश जहाँ औसत वार्षिक माने वार्षिका को वार्षिक लिखेंगे 50 सेंटीमीटर से कम होती है, उससे मरुस्थल कहते हैं। माने हमारे संसार का कोई भी वह जगह जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी उसे हम क्या बोलते हैं, मरुस्थल कहेंगे। वहाँ रेगिस्तान ही पाया जाता बच्चा। संसार के वैसे प्रदेश जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 10 इंच से कम होती है उसे शुष्क प्रदेश, तथा जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 10 से 15 इंच के बीच होती है उसे अर्ध शुष्क प्रदेश कहा जाता है। ये दोनों प्रदेश सम्मिलित रूप से संसार के मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाते हैं। माने समझो जहाँ 10 इंच से कम वर्षा, 10 इंच मैंने क्या समझेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लगभग 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और समझो कि 10 से 15 इंच के बीच वर्षा होगी तो उस प्रदेश को हम क्या बोलेंगे, अर्ध शुष्क। और 10 इंच माने 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, शुष्क क्षेत्र। और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो उसे मरुस्थलीय क्षेत्र। मैंने मरुस्थलीय क्षेत्र को 2 हिस्से में बांटे हैं। एक तो शुष्क प्रदेश जहाँ माने समझो कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो जाएगी, और एक हो जाएगा अर्ध शुष्क जहाँ 25 सेंटीमीटर से लेकर और 50 के बीच में हो जाएगा। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इंच दे दे या सेंटीमीटर दे दे कोई दिक्कत नहीं ना। आगे कहता है कि संसार के वैसे प्रदेश जहाँ की नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। माने जहाँ मरुस्थल होगा वहाँ नदियाँ नहीं पहुँच, माने पानी से उसकी दूरी होनी चाहिए बच्चे, बस इतना दिमाग में रख लो तुम लोग। मरुस्थलीय प्रदेशों में वर्षा के कमी के साथ साथ निहतवाही या सततवाही सरिताओं का अभाव होता है, अतः जल के अभाव के कारण वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में मानवीय बस्ती की भी कमी होती है। फलस्वरूप यहाँ पवन के मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। यही कारण है कि ऐसे क्षेत्रों में पवन के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसा कि मैं बता दिया, शुरू में भी बताया था कि हड़प्पा काल से लेकर अभी तक उसी जगह पे मानव रहना चाहता है जहाँ पानी पीने की व्यवस्था उसे सर्वोत्तम हो। और पानी पीने की व्यवस्था चूँकि मरुस्थलीय क्षेत्र में होती नहीं है, पानी की कमी की वजह से वो मरुस्थल होता है। यही कारण है कि वहाँ मानव रहते नहीं हैं। और जब मानव नहीं रहेगा तो वो बिल्कुल मैदानी क्षेत्र बिल्कुल सपाट मिलेगा, तो हवाओं को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो रेगिस्तान के कण को उठा कर ले जाकर दूसरी जगह पर रखने लगता है वो, और उसमें अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होने लगता है। इसमें कहते हैं ऐसी स्थलाकृतियों को शुष्क स्थलाकृति भी कहा जाता है।
क्योंकि पानी की कमी होती है तो शुष्क रहेगा ही वहाँ पर। कहते चट्टानी मरुभूमि को सहारा, रेगिस्तान में माने सहारा में हमादा कहा जाता है। याद रखें, चट्टानी मरुस्थल को सहारा, सहारा एक रेगिस्तान का नाम है। सहारा मैदान कहाँ पाया जाता है बच्चे? भारत का मरुस्थल, साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का, ठीक है ना। तो वहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? चट्टानी मरुस्थल को हमादा के नाम से जानेंगे। पथरीला भूमि को अल्जीरिया में रेग कहा जाता है तथा लीबिया मिस्र में सेरीन कहा जाता है। इसे याद रखेंगे, जो भी पथरीला भूमि होगा बस नाम याद रखेंगे। रेग कहाँ पाया जाता है? अल्जीरिया में, तथा सेरीन कहाँ पाया जाता है? लीबिया तथा मिस्र में। बलुई या रेतीली मरुभूमि को सहारा में एर कहा जाता है। वही सहारा के मैदान में अगर समझो जो बलुई मिट्टी पाई जाएगी मरुभूमि या रेतीली मरुभूमि पाई जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं? एर बोलते हैं। अब मरुस्थल, कौन मरुस्थल कहाँ है और उसकी कौन सी माने स्थिति है, ये महत्वपूर्ण है, इसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहला मरुस्थल सहारा मरुस्थल, यह उत्तरी अफ्रीका का है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। स्टार लगा लो इस पर। ये सहारा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अफ्रीका में, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा है कालाहारी मरुस्थल, दक्षिणी अफ्रीका में है, नामीबिया में है ये। उसके बाद अटकामा या चिली तथा पेरू में पाया जाएगा, दक्षिणी अमेरिका में। और सोनोरान या कैलिफोर्निया प्लस मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इस तरीके सहारा, कालाहारी, अटकामा और सोनोरान ये निश्चित रूप से पढ़ेंगे, इस पर स्टार लगा लेंगे। उसके बाद है हमद और नेफा, ये अरब प्रायद्वीप एशिया में पाए जाते हैं। टकलामकान चीन में पाया जाता है। गोबी, स्टार लगा लो इस पर भी। गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल और कालाहारी, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें का है। फिर से मैं बता दूं, सहारा पे स्टार लगाओ, कालाहारी पे लगा लो और इधर गोबी पे लगा लो। गोबी मंगोलिया का है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। और थार या भारत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरुस्थल है बच्चे। इस तरीके से इसको ठीक से पढ़ते जाओगे तुम लोग। अब बाकी इससे आगे की क्लास हम लोग कल 9 नंबर में भी पढ़ लो। 9 नंबर में यहाँ दिया हुआ है किजिलकुम या काराकुम या उज़्बेकिस्तान तथा तुर्क के रेगिस्तान में पाया जाता है, इसमें दिया है। नेक्स्ट है इसमें ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुभूमि या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसे ग्रेट सेडी डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे गिब्सन ग्रेट विक्टोरिया में यह पाया जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, रेलवे का एक क्वेश्चन तो ये महत्वपूर्ण है बच्चे, सिविल सर्विसेज में भी पूछता है, इसलिए इतना निश्चित रूप से देखेंगे। ऊपर जो हम हाइम आकृति पूछे ना पूछे, लेकिन रेगिस्तान वाला ये खंड जरूर पूछता है, तो इसको देख लोगे बच्चे तुम लोग। बाकी पवन के द्वारा कौन प्रकार से कार्य क्या होते हैं ये कल पढ़ेंगे।